तो अब सवाल यह है कि अमेरिकी हमले में ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों को नुकसान कितना हुआ है। अमेरिका के मुताबिक उसने ईरान के प्रमुख परमाणु ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, जबकि ईरान कह रहा है कि अमेरिकी हमले के बावजूद उसके परमाणु ठिकानों के बाहर कोई रेडिएशन नहीं हुई है। ऐसे में सवाल ये, क्या ईरान ने हमले से पहले ही तीनों ठिकानों से यूरेनियम भंडार को कहीं और शिफ्ट कर दिया था? इसकी तस्दीक 19 और 20 जून को दी तस्वीरों से होती है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक 19 जून को फोर्डो परमाणु ठिकानों के बेहद करीब ट्रकों की कतार देखी गई, लेकिन 20 जून को यही ट्रक यहां से दूर जाते दिखे। और ऐसे में सवाल ये कि क्या इन ट्रकों में यूरेनियम भरकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि ईरान ने फोर्डो समेत किसी भी परमाणु केंद्र से रेडिएशन से इनकार किया। ऐसे में माना जा सकता है कि हमले के अंदेशे को देखते हुए जो संवर्धित यूरेनियम था, ईरान ने उसे सुरक्षित बचा लिया होगा। दुर्भाग्य से ज़ायोनिस्ट शासन ने जो किया और आज सुबह अपराधी अमेरिकी शासन ने जो किया, वो इतिहास में पहली बार हुआ। हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने पहले जो कदम उठाए थे, उसके कारण अल्लाह का शुक्र है कि इस आपराधिक हमले के बावजूद हमारे परमाणु स्थलों के बाहर कोई विकिरण संदूषण या कोई विकिरण नहीं हुआ है। लोग बिना किसी चिंता के स्थलों के आसपास अपना सामान्य जीवन जारी रख सकते हैं। दरअसल अमेरिका ने जिस बॉम्बर और बम से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह किया, उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही सिर्फ अमेरिका के पास हैं। इसे अमेरिका ने आज तक ना किसी को दिया और ना ही किसी को बेचा। यहां तक कि अपने सबसे करीबी दोस्त इजरायल की पहुंच से भी इस बॉम्बर और बम को अमेरिका ने दूर रखा है। बॉम्बर का नाम B-2 स्पिरिट स्टेल्थ और बम का नाम GBU-57 बंकर बस्टर बम है। B-2 बॉम्बर वो ताकतवर विमान जिसकी रेंज बिना दोबारा ईंधन भरे 11,000 किलोमीटर। अगर दोबारा ईंधन भर दिया जाए तो इस बॉम्बर की रेंज 18,500 किलोमीटर हो जाती है। यानी इसे अमेरिका सीधे अपनी जमीन से ही ईरान के आसमान तक उड़ा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच करीब 11,500 किलोमीटर का फासला है। वही बंकर बस्टर GBU-57 बम की बात अगर की जाए तो इसका वजन 13,600 किलो है, जो कंक्रीट पहाड़ या मिट्टी के नीचे 61 मीटर गहराई तक सुराख कर धमाके करता है। हालांकि फोर्डो में 80 मीटर नीचे परमाणु ठिकाना। ऐसे में इसे तबाह करने के लिए अमेरिका ने एक साथ कई बंकर बस्टर बम दागे। ईरान में ऑपरेशन से पहले ट्रंप कह चुके थे, फोर्डो को बर्बाद करने की ताकत इजरायल में नहीं है, ये काम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। और अब B-2 और GBU-57 के कॉकटेल ने फोर्डो, नतान्ज में कहर मचाकर इसे साबित कर दिया है। B-2 बॉम्बर की तकनीक पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य है, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका के पास है। इसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी कंपनी नॉर्थरॉप ग्रूमन ने बनाया था। सोवियत संघ में टूट के बाद अमेरिका ने सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर बनाए और इस एक बॉम्बर की कीमत 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ एक की कीमत। यह दुश्मन के रडार के सामने पूरी तरीके से अदृश्य रहता है। इसे 2 पायलट्स उड़ाते हैं। अमेरिका के मुताबिक उसने अपने शक्तिशाली हथियारों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अंत कर दिया। इस पर अब ईरान ने पलटवार की चेतावनी दी। तो सवाल ये कि क्या अब ईरान भी मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के 19 एयर बेसेस को निशाना बनाएगा क्या? कल रात राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर आधी रात को सटीक हमला किया, ताकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट या गंभीर रूप से कम किया जा सके। ये एक अविश्वसनीय और जबरदस्त सफलता थी। हमारे कमांडर इन चीफ से जो हमें आदेश मिला वो केंद्रित था, वो शक्तिशाली था और यह स्पष्ट था कि हमने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया था। ये ध्यान देने योग्य है कि ऑपरेशन ने ईरानी सैनिकों या ईरानी लोगों को निशाना नहीं बनाया। My country has been under attack.
मेरे देश पर आक्रमण हुआ है और हमें आत्मरक्षा के अपने वैध अधिकार के आधार पर जवाब देना होगा और हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक इसकी आवश्यकता रहेगी। ईरान और वो एनपीटी के प्रतिबद्ध सदस्य हैं, लेकिन एनपीटी हमारी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। तो ईरान जैसे देश या अन्य देश जो शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा चाहते हैं, उन्हें अपनी शांतिपूर्ण गतिविधियों के लिए एनपीटी पर क्यों निर्भर रहना चाहिए? Should rely on NPT for their peaceful activity. ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष शनिवार तक सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई थी, लेकिन अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर से ईरान के एटमी ठिकानों पर बम बरसाकर युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। ईरान पर हुए ताजा हमले से पहले तक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग में डायरेक्ट दखलंदाजी करने से परहेज किया था। इसीलिए दुनिया के तमाम और ताकतवर देश भी दूर से ईरान और इजरायल के बीच जारी लड़ाई का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तमाशा देख रहे थे। लेकिन अब सवाल उठने लगे कि क्या सुपर पावर अमेरिका ने ईरान पर हमला करके दुनिया को महायुद्ध की ओर धकेल दिया? दरअसल दुनिया की दो और बड़ी ताकतें हैं, चीन है, रूस है, ईरान के साथ खड़े हैं। और ऐसे में अमेरिकी हमले के बाद अब सबकी नजरें रूस पर और चीन पर आकर टिक गई हैं कि क्या ईरान के समर्थन में खड़े ये देश भी अब युद्ध में सीधे उतरने की तैयारी में हैं या अभी इसकी नौबत नहीं आने वाली। देखिए, मिडिल ईस्ट के दो ताकतवर देश हैं, इजरायल और ईरान, इस वक्त एक दूसरे को दुनिया के नक्शे से मिटा देने पर आमादा है। इस जंग में अब तक कभी नाव गाड़ी पर तो कभी गाड़ी नाव पर वाले हालात बने हुए थे। यानी पिछले 9 दिन से कभी ईरान की मिसाइलें इजरायल को दहला रही थी तो कभी इजरायली एयरफोर्स के बरसाए बम ईरान पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन दोनों देशों की इस जंग में अब अमेरिका की सीधी एंट्री के साथ इस युद्ध का रुख बदलना तय माना जा रहा है, क्योंकि 3 परमाणु संपन्न देश हैं, रूस, चीन और उत्तर कोरिया। पहले ही ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिकी रुख को देखते हुए ईरान के समर्थन में उतर चुके हैं। कल रात अमेरिकी वायुसेना के ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर किए गए हमले के बाद इन तमाम देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका के इस आक्रामक रुख पर रूस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए जो बयान जारी किया है, उसमें सीधे ट्रंप पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया, शांति दूत राष्ट्रपति के रूप में आए ट्रंप ने अमेरिका के लिए एक नया युद्ध शुरू कर दिया है। दुनिया में ऐसे देश हैं जो ईरान को परमाणु हथियार सौंपने के लिए तैयार हैं। रात में ईरान के 3 ठिकानों पर हमले से अमेरिकियों को क्या हासिल हुआ? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का अहम बुनियादी ढांचा पर कोई असर नहीं हुआ या मामूली रूप से ही उसे नुकसान हुआ है। वहीं चीन ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बम बरसाए जाने के बाद ईरान के समर्थन में जो बयान जारी किया, उसमें अमेरिका के खिलाफ और सख्त रुख चीन ने दिखाया। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया, वॉशिंगटन शायद अपने अतीत की रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है। चीनी सरकारी चैनल CGTN पर ईरान पर अमेरिकी हमले को युद्ध का एक खतरनाक मोड़ बताकर 2003 के इराक युद्ध का हवाला देते हुए कहा गया, इतिहास ने बार बार दिखाया, मिडिल ईस्ट में सैन्य हस्तक्षेप अक्सर ऐसे नतीजे पैदा करता है जिनकी उम्मीद नहीं होती है, जिसमें लंबी लड़ाई और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। हालांकि इस मामले में अब तक नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन उत्तर कोरिया ने 2 दिन पहले ही ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की सरपरस्ती पाकर इजरायल मिडिल ईस्ट में शांति के लिए एक कैंसर बन चुका है, जो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा गुनहगार देश है। लेकिन इंटरनेशनल डिफेंस पर पैनी नजर रखने वाले रक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि ईरानी साइट्स पर अचानक हमला करके अमेरिका ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं
और ये हमला सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ खड़े देशों के लिए भी एक चेतावनी जैसा है। और वहीं आगे बढ़ेंगे। मौजूदा हालात में रूस और चीन ही ईरान के सबसे मजबूत और पक्के दोस्त कहे जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दबदबे को कम करने के लिए रूस और चीन हमेशा ईरान के पीछे खड़े रहे, लेकिन अब जब युद्ध में अमेरिका के आने से ईरान पस्त है तो सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका और इजरायल की जुगलबंदी के खिलाफ रूस और चीन भी ईरान के साथ लड़ाई में उतरेंगे? वैसे अमेरिका ने अभी खुलकर युद्ध में उतरने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन ईरान पर हवाई हमले के बाद फिलहाल 4 संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। और ये कौन कौन सी 4 संभावनाएं हैं, अब इन्हें जान लीजिए। पहली तो ये है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान फिर से बातचीत शुरू कर दे। दूसरी ये अपना ईरान परमाणु हथियार बनाना और तेज कर दे। तीसरी ये कि कहीं ईरान में सत्ता बदले और गृहयुद्ध जैसे हालात ना हो जाएं। और चौथा और सबसे खराब हालात ये हो सकते हैं कि कहीं दूसरे देश इस युद्ध में शामिल होकर इस लड़ाई को और ना बढ़ा दें। हालांकि इस बात का डर दुनिया भर में है कि इजरायल ईरान की ये जंग कहीं ग्लोबल वॉर में तब्दील ना हो जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।